हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये स्टोरी जो रिलेटेड है, आप इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से विलेज में वर्किंग होता है या काम होता है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। उसके ओवरव्यू अगर हम देखें, द पर्पज ऑफ स्टोरी इन इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड दिस वी थ्रो अ स्टोरी ऑफ द हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। हाइपोथेटिकल मीन्स होता है जो काल्पनिक है, अंडरलाइन कर लीजिए। काल्पनिक जो हमारी सिर्फ कल्पना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए सेटअप करा है ये। तो फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। तो जो पालमपुर हम पढ़ रहे हैं उसकी मेन एक्टिविटी क्या है? जो फार्मिंग, यानी वहाँ पे क्या होती है? खेती होती है। एंड वेयर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, एटसेट्रा आर कैरिड आउट द लिमिटेड स्केल। ये सब लिमिटेड स्केल में, लेकिन जो मेन एक्टिविटी बोलिए, वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है तो आप लिखेंगे पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, यानी खेती। These production activities need various types of resources। यहाँ पे एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, यानी संसाधन चाहिए, स्रोत चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, मेन मेड आइटम्स, ये ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी। यानी कोई भी वर्क करने के लिए आपको किसी भी चीज को करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? रिसोर्सेज कहते हैं उसे। रिसोर्सेज कौन कौन से बने? एक तो नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिलता है, एक मैन मेड जो हम बनाते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स यानी जो हम वर्क कर रहे हैं, मनी, इनके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए। And read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired good and service in the village। ये सब चीज स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज ऐसे कौन कौन से हैं कंबाइन करके जिसका हम प्रोड्यूस करते हैं और अपने डिजायरेबल गुड्स का जो हमें गांव में चाहिए होते हैं। इंट्रोडक्शन में बोला है कि अगर हम पालमपुर की बात करें तो वो एक वेल कनेक्टेड है, यानी नेबरिंग विलेज जो है अपने टाउन से और गांव से वो कनेक्टेड है। और रायगंज एक बहुत बड़ा गांव है, उससे 3 किलोमीटर पालमपुर से। रायगंज एक बिग विलेज है और पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे इसका नेबर गांव है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड है अच्छे से, वहाँ पे रोड बनी हुई है। रायगंज से आगे चलते हुए उसके पास में एक छोटा सा टाउन शाहपुर है। तो यहाँ पे आप रायगंज और शाहपुर को कनेक्ट किया गया है पालमपुर से, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि वो वहाँ पे चलते हैं। बुललॉक कार्ट्स हो गया, घोड़ा गाड़ी या तांगा हो गया, और जो बुग्गी हिंदी में कहते हैं बॉगी, वो है। एंड लोडेड उसमें क्या लोड किया जाता है? जगरी, गुड़ हो गया, यानी उसमें लोड करके लेके जाया जाता है। अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक अ मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सब कमोडिटीज हैं जो वहाँ पर यूज की जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं पालमपुर से, जो कि उसका नेबर गांव है रायगंज है, उसी के पास में छोटा है शाहपुर, छोटा और बड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है। गांव का एग्जाम्पल लिया है, उसमें क्या क्या होता है वो चीजें बताई हैं। दिस विलेज हैज about 450 families belonging to several different caste। यानी गांव तो है, गांव में फैमिलीज कितनी है? गांव में फैमिलीज है belonging to several different caste, अलग अलग कास्ट की फैमिलीज हैं जो रहती हैं। The 80 upper caste families on the majority of land in the village। जो अपर कास्ट है, यानी कास्ट अकॉर्डिंग टू आप जानते हो कि कुछ ऊंची कास्ट के लोग होते हैं, कोई नीचे कास्ट के लोग होते हैं। तो 450 फैमिलीज हैं जो गांव के अंदर हैं, जो 80 हैं बहुत ही अपर अच्छी ऊंची कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी मेजोरिटी है गांव के अंदर। प्रकाश एंड देयर हाउसेज सम ऑफ द क्वाइट लार्ज, थोड़े से बड़े हैं, ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग कर रखे, अच्छे से मजबूत घर, पक्के घर हैं। और दूसरी तरफ ऐसे इसके बताएं जो दलित हैं, यानी उनके अगर कंपेरिज करें तो थर्ड ऑफ पॉपुलेशन है जो कि कॉर्नर में, गांव के कॉर्नर में रहती है, और उनके छोटे छोटे घर हैं। और किससे बने हुए हैं? मड, स्ट्रॉ, कीचड़ से बने हुए हैं, स्ट्रॉ भूसे के बने हुए हैं, जो ऊपर नहीं डाल देते हैं छप्पर सी, जो पूरी उसकी सीमेंट की नहीं बनी होती है, कीचड़ और उससे बनी होती है, भूसे से, स्ट्रॉ से। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड में ट्यूबवेल्स हैं जो चलती हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस हैं जो चलते हैं। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं पालमपुर के अंदर, 1 हाई स्कूल एंड
यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक 1 हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाता है, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जो बीमार होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो हम पालमपुर का इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं एंड द डिस्क्रिप्शंस अबव शो दैट द पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. अगर आप देखेंगे तो जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो किया गया है, साफ बताया है कि भाई अगर वहाँ ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है और अगर वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज है, तो इसका मतलब वो वेल डेवलप्ड है, यानी ये गांव जो है डेवलप्ड है अच्छी तरीके से और इसमें सारी फैसिलिटीज हैं। तो नियर बाय विलेज के आसपास भी। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक है और इसमें डिफरेंट टाइप प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं अक्रॉस ऑफ इंडिया में जैसे कि होता है, और मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो इनमें बताई है फार्मिंग है, जैसे कि अभी बताया फर्स्ट आपको। रेफर करें कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, उठता है कि ये फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होता है। फार्मिंग एक्टिविटी मतलब जब हम खेत से रिलेटेड सारा वर्क करते हैं, खेती करते हैं, उसे बोते हैं, काटते हैं या फिर उसका अनाज निकालते हैं, गेहूं अलग निकालते हैं, भूसा अलग करते हैं, उसकी नलाई करते हैं, मतलब कोई भी काम क्यों ना हो फार्मिंग से रिलेटेड है तो वो फार्मिंग एक्टिविटी है। लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है जो फार्म से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी गांव में वो सारी एक्टिविटी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटे छोटे काम होता रहता है उत्पादन का, कोई ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाता है, शॉपकीपिंग से जो छोटी छोटी दुकान खुली होती है, जरूरत का उसमें सामान होता है। तो we shall take a look at the both these types of activities after learning a few general things about productions। ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम ध्यान से अब देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है कि कोई भी उत्पादन करने के लिए एक संगठन, यानी किस चीज की जरूरत है, संगठन ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का जो संगठन है वो क्या है। आप कोई भी काम करोगे तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठन करने के लिए किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर किस चीज की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन में, जो एम ऑफ प्रोडक्शन का एम होता है प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस। सीधी सी बात है, कोई भी अगर प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो गुड्स का करेगा या सर्विस का करेगा। गुड्स यानी सामान, सर्विस यानी सेवा, तो दोनों में से एक चीज का तो प्रोडक्शन होगा ही ना। एंड प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कोई भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट या तो लैंड, ये हमें चाहिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये रिसोर्सेज मीन्स विदाउट हेल्प ऑफ रिसोर्स यू कांट प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। सेकेंड रिक्वायरमेंट्स है लेबर, यानी आपको लेबर चाहिए, हु विल डू द वर्क, जो भी काम करना चाहता है। एंड सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ ऐसे हाईली एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं टास्क को, तो वो सब करने के लिए कुछ मैनुअल वर्क करते हैं, कुछ मशीनरी वर्क करते हैं। मैनुअल वर्क यानी कुछ वर्कर जो हाथों का काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मशीन पे काम करते हैं, लेकिन इनको तो चाहिए, नेसेसरी फॉर प्रोडक्शंस के लिए जरूरी है। तो फर्स्ट हमें प्रोडक्शंस की गुड और सर्विस की रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। थर्ड हमें रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के जो बोला है ये ऐसा इनपुट है जो हमें वेरियस मोड ऑफ प्रोडक्शन में चाहिए होता है। अलग अलग टाइप जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे वो आप कैपिटल के बिना तो कर नहीं सकते, तो उसके भी टाइप्स होते हैं फिजिकल कैपिटल्स के, जैसे कि फिक्स कैपिटल होती है और वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है यू कांट चेंज, उसको आप फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे टूल हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, कंप्यूटर हो, टर्बाइंस हो, जनरेटर्स हो, या फिर खेती करने के लिए कोई प्लग वो जोतने के लिए चाहिए होता है, सोफिस्टिकेटेड मशीन जो चाहिए होती हैं, ये सब टूल्स, मशीन और बिल्डिंग, ये सब उसी में आता है फिक्स कैपिटल, यानी मैनी ईयर्स तक ये प्रोडक्शंस में हेल्प करती हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जैसे कि आप डेली कोई चीज परचेज कर रहे हैं या इसको बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको डेली के लिए पैसे की पेमेंट करने की जरूरत होती है, कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए जरूरत होती है, तो वो हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी आपको डेली जो पेमेंट करनी पड़ती है, कोई चीज थिंग्स होती हैं जरूरी, वो आपको खरीदनी होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, तो ये वर्किंग कैपिटल्स होता है। तो यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ऑर्गेनाइज ऑफ प्रोडक्शन कौन है, एक लैंड है,
लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल में सिर्फ एक फिजिकल कैपिटल है, एक वर्किंग कैपिटल है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट, हमें भी फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है इन सबके बाद, तीसरी फोर्थ में बोला है कि भाई मार्केट में सेल करने के लिए या जो आउटपुट निकलता है वो कौन कर सकता है, वो ह्यूमन कैपिटल कर सकता है। यानी ये फोर्थ है कि भाई ह्यूमन ही ये सारे काम करता है, चाहे लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इनके साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये आंसर बनता है, पूरा आंसर लिखा हुआ है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आंसर बनता है इसका कि जो आपने हेडिंग में पढ़ा है। यहाँ पे हेडिंग से रिलेटेड अगर आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। आपको इसके अंदर सिर्फ हेडिंग पे वर्क करना है, चाहे कोई भी लेसन रीड करें, आपको हेडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक आंसर ये क्लियर हो गया है कि भाई प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइज्ड कौन होते हैं। तो बार बार मैं समझा रही हूँ और आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं। लैंड है, लेबर, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आप इजिली आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे ही अब और भी चीजें हैं जो हम इन फैक्टर से रिलेटेड वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब लैंड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, लेबर को पढ़ेंगे, फिजिकल कैपिटल को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम अब इसको डीपली पढ़ेंगे, जो हमने फिजिकल कैपिटल और ये पढ़ा है उससे रिलेटेड हम वन वन पॉइंट पढ़ेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर में अगर होती है तो फर्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइज फैक्टर हुआ वो लैंड हुआ। अब लैंड ही तो फिक्स होती है, लैंड इज फिक्स, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी पालमपुर। पालमपुर में आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ये मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी की 75% ऑफ द पीपल्स हैं जो वर्किंग है एंड डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर दियर लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन करने के लिए डिपेंड करते हैं किस पे, फार्मिंग पे। तो 75% पीपल जो उसमें वर्किंग कर रहे हैं एंड फार्म लेबरर जो है, दीज पीपल्स क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म पे ही इनका रिलेटेड है, वही उसका मेन पर्पस है उन लोगों का। रिमेंबर दैट यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है जो भी उनकी कंस्ट्रेंट है जो रेजिंग ऑफ फार्म प्रोडक्शन में है, वो लैंड आर अंडर कल्टिवेटेड इज पर्टिकुलरली फिक्स है। सबसे मेन बाधा क्या आती है यहाँ पे, क्या है कि लैंड को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, लैंड फिक्स है। सबसे पहले यहाँ यही बताया, लैंड इज फिक्स, यानी लैंड को रेज, आप फॉर्म को रेज नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो कल्टीवेशन उतना ही होगा जितना है। सिंस 1960 से अगर हम बात करें पालमपुर में जो एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड एरिया का, जो उनके पास एरिया है वो उसी का कर रहे हैं, उससे ज्यादा उसको एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं। कल्टीवेशन बाय देन सम ऑफ द बीन, अगर हम कल्टीवेट करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं तो वो है कन्वर्ट कल्टीवेबल लैंड। अगर उसको हम कल्टीवेट बना चाहते हैं तो वेस्ट लैंड को बना सकते हैं एंड एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है जो हम न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन यानी इंक्रीज कर लें। तो जो आपने अभी पढ़ा है फिक्स लैंड में सीधा से क्लियर हो जाता है कि लैंड हमारे पास फिक्स है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद हमने बोला है सेकंड पॉइंट इसी के अंदर आता है लैंड में, क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप ग्रो कर सकते हैं। चलो लैंड तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसको ग्रो को इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास सेम लैंड है, यानी अगर आपके पास फिक्स लैंड है, ये एरिया है, तो क्या इसी में पहले से ज्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इसमें ये पूछा है सेकंड पॉइंट लैंड के अंदर ही पूछा है। चलो भाई लैंड तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो क्या हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अब उसके आंसर कैसे कर सकते हैं, तो ये है यहाँ पे, ये भी मैं इंक्रीज के कुछ पॉइंट है, लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लीजिए कि पीस ऑफ लैंड हमारे पास सिंपल वही फिक्स होता है, लेकिन हम उस पर मल्टीपल क्रॉपिंग अगर करें तो हम उसको हाँ इंक्रीज कर सकते हैं उत्पादन को। और अगर एक ही खेत पे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं तो उससे इंक्रीज कर सकते हैं, यह साफ लिखा है। तो इस पे आपको इस क्वेश्चन का हाईलाइट कर रही हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ इस चीज के, तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए आंसर का। तो ये कॉमन वे है इंक्रीज करने का प्रोडक्शन का पालमपुर में। और टू मेन क्रॉप हैं जो ग्रोइंग करी जाती है, पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15। अब यहाँ से आप ये देख लीजिए, और ये मेन है
किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं बाय मल्टीपल ग्रो क्रॉपिंग। अगर वन वर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप ये ले सकते हो मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, यहाँ से पढ़ते हैं कि काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है पालमपुर में जो भी रेजेंबल विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे जो कल्टीवेट होता है पालमपुर में, नो लेफ्ट आइडल, कोई भी वेस्ट लैंड तो यहाँ पे बची हुई नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में खरीफ फार्मर जो करते हैं ग्रो करते हैं ज्वार एंड बाजरा। ये जो प्लांट्स यूज करते हैं वो कैटल को फीड कराया जाता है क्योंकि उनको अपने पशुओं को भी पालना होता है। फिर कल्टीवेशन उसके पोटैटो करते हैं अक्टूबर दिसंबर में। उसके बाद उन्होंने बोला विंटर सीजन में भी होता है, शोन विद व्हीट होता है। तो 3 क्रॉपिंग इन्होंने पैटर्न बताया कि साल के अंदर 3 टाइप्स ऑफ वो क्रॉपिंग कर लेते हैं। एंड व्हीट प्रोडक्शन फार्मर कीप इन व्हीट फैमिली कंज्यूमशन के लिए जो रख लेते हैं, जब गेहूं का बाकी जो सेल कर देते हैं, जो उनके पास सरप्लस बचता है मार्केट में रायगंज में जाके। पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू सुगर कैन विच द हार्वेस्टेड वंस ईयर एवरी ईयर। और जो लैंड एरिया होता है जिसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा भी है कि भाई कुछ शुगर केन यानी गन्ने की भी खेती की जाती है साल में एक बार। तो शुगर कैन इज अ रॉ फॉर्म ऑफ, उससे फिर हम क्या बना सकते हैं जगरी, और इसको शोल्ड कर सकते हैं शाहपुर में। तो ये गांव का वहां बताया कि किस तरीके से वो अपना जितनी भी फिक्स लैंड है उसमें अलग अलग टाइप की क्रॉपिंग करते हैं और उससे अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, चाहे वो गन्ने की करें, गेहूं की करें, या फिर आलू की करें, या फिर फीड कराने के लिए ज्वार बाजरा की करें पशुओं को, और या फिर जो रॉ मटेरियल उनको मिलता है उससे गुड़ बना के और फिर वो शाहपुर में सेल करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज थी। एंड मेन रीजन बाय फार्मर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप। अब ये आप ये सोचो कि वहां पे वो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप कर क्यों पा रहे हैं, ऐसा क्या पॉसिबल है, क्यों हो पाया? क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वेल सिस्टम इरिगेशन यानी अगर सिंचाई नहीं होती तो ये नॉट पॉसिबल। मेजर इम्पैक्ट वाज द ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन ट्रांसफॉर्म। जो मेन सिस्टम है वो इरिगेशन है, सिंचाई का मेन इम्पैक्ट पड़ता है उत्पादन पे। फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स, पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। यानी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी होने की वजह से सिंचाई इरिगेट कर सकते हैं, क्योंकि अब है ना ट्यूबवेल पे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्यूबवेल है उससे सिंचाई की जा सकती है, पानी निकाला जा सकता है और ट्यूबवेल के द्वारा, और फार्मर एक बहुत बड़े एरिया की सिंचाई कर सकते हैं। पानी की सिंचाई करने की वजह से वो अब उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ऊपर से कुछ इंस्टॉल गवर्नमेंट द्वारा भी की जाती है, जो ट्यूबवेल्स की जाती हैं, सेटअप की जाती हैं, प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी और गवर्नमेंट द्वारा भी। तो 1970 मिड तक कल्टीवेशन का जो एरिया है 200 हेक्टेयर्स है जो इरिगेटेड है, और पहले से वो एरिया इंक्रीज है। ये आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ये अब आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अंदर 4 पॉइंट्स बता दिए हैं कि वो किस तरीके से एक ही साल के अंदर 4 to 3 क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं। और अगर आप ये रिमेंबर नहीं भी रखते हैं तो ये मेन आंसर है शॉर्ट का कि भाई हाँ मल्टीपल क्रॉपिंग से इंक्रीज की जा सकती है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि यू हैव सीन दैट द वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। आपने देखा भाई इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन को सेम लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग से, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड हायर यील्ड, हाई यील्ड किस तरीके से उसको हम गेट कर सकते हैं, और हायर यील्ड में बोला है कि किस तरीके से मेजर क्रॉप जो बड़ी बड़ी अगर हम करना चाहें पीस ऑफ लैंड पे सिंगल सीजन में, तो मिड 1960 से ही इन्होंने बताया कि जो सीड्स यूज होते थे कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन वर्क ट्रेडिशन, जो पहले खेती की जाती थी 16 से पहले, उसमें ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से खेती की जाती थी। लो यील्ड्स था, यानी जो प्राप्ति था वो बहुत ही ज्यादा कम थी, जो उनकी प्राप्त नहीं कर पाते थे इतने रिजल्ट। ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरिगेशन, उनको
कम इरिगेशन की जरूरत थी एंड होती है, और फार्मर यूज करते थे काउ डंग, यानी जो घर का जो खाद नहीं होता, गोबर वगैरह होता है जो पशुओं का, उसी की जो खाद बनती थी, नेचुरल मैन्योर, वही फर्टिलाइजर यूज उसी को करते थे एज अ फर्टिलाइजर। और रेडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, और कुछ फार्मर रेडी भी नहीं थे कि वो उसको फार्मर के खरीद सकें, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें वो घर की यूज करते थे। ये तो था पुराने तरीके की। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1960 में आया, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है मॉडर्न टेक्निक। जब हम मॉडर्न टेक्निक को अप्लाई करके कल्टीवेशन करते हैं, तो जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या था, कल्टीवेशन, चाहे वो व्हीट राइस हो, उसका हाई वेराइटिंग येल्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, यानी एक अच्छी उच्च किस्म के बीजों को यूज करा, कंपेयर देन द ट्रेडिशनल सीड्स, यानी पुराने तरह के जो सीड्स थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हाई यील्ड सीड्स को यूज करा, जिससे उनके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट, जो भी उनका सिंगल प्लांट होते थे उससे बहुत अच्छी प्रोडक्शन उनकी होने लगी। तो रिजल्ट ये हुआ कि लैंड तो इंक्रीज नहीं कर सकते थे, लेकिन लार्ज क्वांटिटी को फूड ग्रेन की पॉसिबल हो गया, पहले से ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता था। और वो क्यों किया जा सकता था? HYV की वजह से, क्योंकि उच्च क्वालिटी के सीड्स यूज किए जाते थे, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, अंडरलाइन कर लीजिए। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है मॉडर्न यूज कल्टीवेशन बाय cultivation doing by high yielding variety seeds, and also use plenty of water and chemical fertilizers। ये सारी चीजें यूज करके जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड ये सब बेस्ट रिजल्ट है। एंड हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशंस ऑफ HY सीड्स एंड इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये सारी चीज मॉडर्न टेक्निक में आती है, जब हम मॉडर्न टाइप से फार्मिंग करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ये आता है। जब हम ट्रेडिशनल कर रहे थे 1960 से पहले तो इतना प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन 1960 के बाद जब हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अप्लाई करा तो हमें उसमें क्या रिजल्ट मिला? हमें रिजल्ट मिला कि हम क्या कर सकते हैं, हमें उसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाना। तो फार्मर जो पंजाब के थे, हरियाणा के थे, वेस्ट उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड अप्लाई करे और अपने क्षेत्र में ट्यूबवेल्स से इरिगेशन करना, HY सीड्स यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, पेस्टिसाइड यूज करना फार्मिंग के लिए, और मशीनरी खरीदना जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स विच मेड प्लगिंग, जिसकी वजह से वो आसानी से खेती वो जुताई कर सकें, हार्वेस्टिंग जल्दी करना, जैसे मशीन द्वारा थ्रेशर मशीन जो होती है वो इजीली फास्टर मूव उससे अलग किया जा सकता है भूसे को, और हार्वेस्टिंग यानी कट की जाती है, फसल पक जाती है जब। रिवॉर्ड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और इसका रिवॉर्ड इनाम क्या मिला कि अच्छी क्वालिटी के गेहूं का उत्पादन हुआ। तो पालमपुर के अंदर जो भी व्हीट का ग्रोन हुआ, ट्रेडिशनल वैरायटी में इतना मिला हमें, और जो HY सीड यूज करने से हमें इतने मिला। कितना डिफरेंस है यहाँ? 1300 है या 3200 kg पर हेक्टेयर इंक्रीज हुआ। देखो कितना डिफरेंस है। पहले जब हम ट्रेडिशनल वैरायटी से कर रहे थे तो इतना हमें प्रोडक्शन मिला, जब हम न्यू मेथड मॉडर्न मेथड को अप्लाई करके प्रोडक्शन कर रहे थे तो हमें इतना मिला। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, की वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया, एंड फार्मर नाउ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट ऑफ सेल इन द मार्केट। अब फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ, और वो अब जो एक्स्ट्रा सरप्लस के गेहूं उनके पास बच रहे थे वो उसको मार्केट में सेल कर सकते थे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ड्रॉ भी देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये आपको इसमें चैप्टर में थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट आपने इसमें पढ़ चुके हो ऑर्गेनाइजर फैक्टर, सेकेंड आपने इसके अंदर पढ़ा है कि क्या हम सेम लैंड पे इंक्रीज कर सकते हैं, थर्ड में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है जिसके अंदर हम हाई यील्डिंग वीड्स ऑफ सीड्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है। एंड आफ्टर दैट विल द लैंड सस्टेन। सस्टेन का मीन्स क्या होता है पहले आप ये समझ लिए, यानी सरवाइव करने के लिए जब हम जीविका कोई भी सरवाइव करने के लिए जो हेल्दी रखने के लिए या किसी को जीवित रखने के लिए जब हम कोई चीज को देखते हैं, ध्यान रखते हैं, जैसे टू कीप समबडी बाय अ लीव
और हेल्दी, यानी जब हम किसी चीज को लैंड सस्टेन यानी हेल्दी रखने के लिए, सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं, विल द लैंड सस्टेन, क्या वो हम उसको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्योंकि भाई हम जरूरत से ज्यादा अगर किसी चीज को यूज करेंगे तो एक टाइम के बाद वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। तो इसीलिए हमें इस चीज का भी तो ध्यान रखना है कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो केयरफुली यूज करें, क्योंकि सस्टेन करना है, उसका ध्यान रखना है, केयर करनी है, वो हेल्दी रहे ताकि हेल्दी रिजल्ट दे सके। साइंटिफिक रिपोर्ट से इंडिकेट होता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कई बार फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसके क्या नुकसान हो रहा है, अब यहीं पे आपको, यहाँ पे तो आपने देख लिया फायदा, तो यहाँ पे बेनिफिट की, अब यहाँ पे मेरिट, यहाँ पे आपने मेरिट देखा, यहाँ पे डीमेरिट देख रहे हो, क्या नुकसान है। तो दोनों में डिफरेंस आप आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यहाँ नुकसान बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन अपनी फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति को खो देती है। किसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर को, जब हम फैक्ट्री में बने हुए केमिकल्स को यूज करते हैं, खाद को यूज करते हैं, फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, तो वो अपनी उपजाऊ शक्ति एक टाइम के बाद जमीन खो देती है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का सीधा सीधा लॉस है, डिमेरिट है। यहाँ पे आपने फायदा देखा कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यहाँ पे आप साइंटिफिक इंडिकेशन देख रहे हो कि कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद इन्होंने बोला कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर ट्यूबवेल द्वारा से इरिगेशन होता है तो एक जो वाटर लेवल होता है ना, वो कम हो जाता है। ग्राउंड, जमीन से पानी जब निकलना शुरू हो जाएगा तो वो नीचे हो जाएगा। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक अ सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स, बहुत ज्यादा मैनी ईयर्स अब बनते जा रहे हैं ग्राउंड वाटर यूज करने के लिए। तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है रिस्टोर करना दोबारा उस चीज को, क्योंकि पानी यूज तो हो रहा है लेकिन रिस्टोर नहीं हो पा रहा। तो ये हमें इसीलिए केयरफुल यूज करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, विल द लैंड सस्टेन, क्या हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, लेकिन अगर हम केयरफुल उस चीज को ध्यान से रखें। आफ्टर रीडिंग फॉलोइंग रिपोर्ट, कुछ है न्यूज़पेपर में जो कि केमिकल्स उसके बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैंड का। हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर, भाई लैंड बटी हुई कैसे, किन लोगों के पास ज्यादा लैंड है, किसके पास कम है, किसी के पास है ही नहीं। तो गाँव में तो सब लोग रहते हैं, उनके पास अलग अलग लैंड होती है ना। अब जैसे इनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे एग्जांपल में गांव में पालमपुर में कल्टीवेट कर रही हैं, फैमिलीज लिए एग्जांपल के लिए सिर्फ 450 फैमिलीज ली हैं, जिसमें से 1/3 फैमिलीज हैं जो लैंडलेस हैं, 150 जिनके पास लैंड नहीं है। मोस्ट ऑफ देम दलित है, 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए, उनके पास लैंड ही नहीं है। जो रिमेनिंग रह गए, और इसमें बोला है कि उनके पास खुद की लैंड है। 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट कर रही हैं, 2 हेक्टेयर्स इन साइज है उनके पास। और कुछ ऐसे हैं डजंट ब्रिंग एजुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली, कल्टीवेशन के पास इतना भी, कुछ लोग तो ऐसे हैं कल्टीवेशन प्लॉट इतने नहीं है कि वो उससे ज्यादा फायदा कमा सकें। जैसे कि गोविंद का एक एग्जांपल बताया है, क्योंकि स्टूडेंट गांव के अंदर जमीन तो मिलती है, लेकिन जमीन का जब डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली टू फैमिली हो जाता है, यानी अगर आपके ग्रैंड फादर के पास है, फिर वो आपके फादर को मिलती है, फिर उनके भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वो आपके पास पहुंचती है, तो जो एक लैंड होती है उसके बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, जो इतना मच प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते आप उससे। कैसे, क्योंकि यह साफ साफ बताया है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है लैंड होने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। गोविंद की स्टोरी से देखें तो साफ पता चलता है उसके पास इतनी जमीन थी और अनइरिगेटेड लैंड है, और हेल्प ऑफ हिज 3 सन गोविंद कल्टिवेटेड, 3 बेटे थे और वो इसी पे गुजारा करते थे। उसके बाद डिडंट, वो कंफर्टेबली नहीं थे इसमें, मैनेज बहुत मुश्किल से कर पाते थे। एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी उनके पास एक बुफेलो थी जो अपनी ही थी, और गोविंद की कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी 3 बेटों में डिवाइड हो जाती है, तो एक के पास 0.75 हेक्टेयर साइज में आती है। और अब वो चाहे मॉडर्न खेती उसमें करना चाहें, इम्प्रूव भी करना चाहें, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग करने में इन्वेस्टमेंट लगता है, खर्चा आ जाता है, क्योंकि छोटे प्लॉट्स में करने के लिए वो इनफ नहीं है। लैंड थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए ताकि आउटपुट कुछ निकले, ऐसा ना हो खर्चा ज्यादा हो जाए और प्रॉफिट कुछ ना हो पाए। तो गोविंद के जो सन थे वो एबल नहीं थे कि अपना लिविंग इस लैंड के